नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अहिरवार, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे फीफो मेथड के बारे में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, पहले आना पहले जाना पद्धति। जैसा नाम से ही हमें पता चल पा रहा है कि इसमें स्टोर विभाग में जो सामग्री सबसे पहले क्रय की जाती है उसे ही हम सबसे पहले उत्पादन हेतु इशू या निर्गमित करते हैं। पहले जाना पद्धति के अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि जो माल स्टोर में सबसे पहले आएगा या सबसे पहले खरीदा जाएगा वही माल उत्पादन के लिए सर्वप्रथम इशू या निर्गमित किया जाएगा। इस प्रकार के उत्पादन के लिए सामग्री का निर्गमन सर्वप्रथम उस सामग्री से किया गया माना जाता है जो सर्वप्रथम खरीदी गई थी। यह सामग्री जब समाप्त हो जाती है तो उसके उपरांत जो सामग्री क्रय की गई होती है उसे हम उत्पादन हेतु निर्गमित करते हैं। अर्थात ये व्यवहारिक रूप से जो सामग्री पहले उत्पादन विभाग को इशू की जाएगी वो सामग्री पहले स्टोर में क्रय की गई होती है। यह पद्धति वास्तव में लागत पद्धति ही है, क्योंकि इसमें क्रम अपनाया जाता है कि जो सामग्री हमें सबसे पहले प्राप्त होगी जब तक वो पूरी निर्गमित या इशू नहीं कर दी जाएगी तब तक दूसरी सामग्री निर्गमित की जाती है। जैसा हम सब जानते हैं कि हर विधि के कुछ न कुछ लाभ और कुछ न कुछ हानियाँ होती हैं। पहले हम फीफो मेथड के लाभ के बारे में चर्चा कर लेंगे। पहला लाभ है इसका सरलता। यह विधि बहुत ही सरल है और इसका क्रियान्वयन करना बहुत ही आसान रहता है। यह विधि वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि क्यों है कि जो सामग्री हम सबसे पहले क्रय करते हैं वही सामग्री हम उत्पादन हेतु सबसे पहले निर्गमित कर देते हैं। अर्थात जो सामग्री हमारे पास स्टोर में पहले आती है वही सामग्री हम उत्पादन हेतु पहले इशू या निर्गमित कर देते हैं। लागत मूल, यह लागत मूल पर आधारित पद्धति है। ये किसी अनुमान या संभावना पर आधारित नहीं रहती है। जो वस्तु के क्रय में मूल्य आता है वही हमारा लागत मूल हो जाता है। चौथा लाभ रहता है अंतिम स्टॉक का सुगम मूल्यांकन। इस पद्धति के द्वारा किसी भी स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करना बहुत ही आसान एवं सरल रहता है। गिरते मूल्यों में उपयोगी, यह पद्धति तब ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है जब वस्तु का मूल्य निरंतर गिर रहा होता है, क्योंकि जो वस्तु हमने पहले क्रय की गई होती है उसको हम पहले उपयोग कर लेते हैं और गिरते हुए मूल्य वाली वस्तु लास्ट में अंतिम स्टॉक के रूप में हमारे पास उपलब्ध रहती है। अब आगे हम इस विधि की हानियाँ पता कर लेंगे और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। हानियाँ, इस पद्धति की सबसे बड़ी हानि है जटिल गणना। इस पद्धति के माध्यम से गणना करना कठिन रहता है और इसमें लिपिकीय त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। दूसरी हानि रहती है मूल्य बढ़ने पर अनुपयोगी। यदि किसी वस्तु का मूल्य निरंतर बढ़ रहा होता है तो ऐसी स्थिति में इस पद्धति का उपयोग करना हमारे लिए लाभदायक नहीं रहता है, क्योंकि जो लास्ट में स्टॉक बचता है वो अधिक मूल्य वाला बचता है और प्रारंभिक उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, सस्ती कीमत वाली सामग्री इशू कर देते हैं। तो क्या होता है, उस वस्तु की उत्पादन लागत कम आती है, लेकिन जब हम बाद में महंगी कीमत वाली वस्तु निर्गमित करते हैं तो जो बाद में वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसकी कीमत अधिक आती है और महंगी हो जाती है। अतः जब कीमत में निरंतर वृद्धि हो रही होती है या तेज़ी से वृद्धि हो रही होती है तो इस पद्धति को हम नहीं अपनाते हैं। अब इस पद्धति को हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के माध्यम से समझेंगे तो फीफो मेथड को समझ पाना और आसान हो जाएगा। एक हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी गई है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। मतलब हमें फीफो मेथड के माध्यम से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। इसमें पहला एंट्री दिया हुआ है 2 मार्च को हमने 200 यूनिट 200 रुपये के हिसाब से क्रय की गई हैं। फिर 4 मार्च को हमने 150 यूनिट इशू की हैं। फिर 6 मार्च को हमने 200 यूनिट 220 रुपये के हिसाब से क्रय की गई हैं। फिर 10 मार्च को हमने 100 यूनिट इशू की हैं। उसके बाद 16 मार्च को हमने 200 यूनिट 210 रुपये के हिसाब से क्रय की गई हैं। उसके बाद 18 मार्च को हमने पुनः 220 यूनिट इशू करी हैं। उसके बाद 24 मार्च को हमने 150 यूनिट 230 रुपये के हिसाब से क्रय की गई हैं। 25 मार्च को फिर हमने 190 यूनिट इशू कर दी हैं और लास्ट में हमने 28 मार्च को भी 30 यूनिट
इशू कर दी गई हैं। अब हम इसका स्टोर लेजर अकाउंट फीफो मेथड के माध्यम से तैयार करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, स्टोर लेजर अकाउंट में 4 मेन कॉलम रहते हैं। पहला कॉलम रहता है डेट का, जिसमें हम सीक्वेंस में डेट लिखते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा कॉलम होता है रिसिप्ट या प्राप्तियों का, उसमें हम 3 सब कॉलम बनाते हैं। पहला रहता है यूनिट का, दूसरा रेट का, तीसरा अमाउंट का। फिर उसके बाद तीसरा कॉलम हमारा रहता है इशू का। इशू में भी हम 3 सब कॉलम तैयार करते हैं। पहला यूनिट का, दूसरा रेट का, तीसरा अमाउंट का। लास्ट कॉलम रहता है हमारा बैलेंस का। बैलेंस में भी हम 3 सब कॉलम तैयार करते हैं, यूनिट, रेट और अमाउंट। इसमें सबसे पहली एंट्री कौन सी आ जाएगी हमारी? 2 मार्च की। 2 मार्च को हमने क्या किया है, 200 यूनिट 200 रुपये के हिसाब से क्रय की गई हैं। तो रिसिप्ट साइड में हमारे पास 200 यूनिट 200 रुपये के रेट से आ जाएंगी। हमारा टोटल रिसिप्ट हो जाएगा 40,000 का, और उस डेट को हमने कोई भी सामग्री इशू नहीं करी है। तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 200 यूनिट 200 रुपये के हिसाब से, अर्थात 40,000 का हमारा बैलेंस 2 मार्च को रहेगा। उसके बाद अगली एंट्री है हमारी 4 मार्च को। 4 मार्च को हमने क्या किया है, 150 यूनिट इशू करी हैं। यहाँ पे इशू प्राइस कौन सा हो जाएगा, जो हमारे पास बैलेंस में इशू प्राइस उपलब्ध था। तो 150 यूनिट हमारी 200 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से इशू कर दी जाएंगी, और 30,000 का स्टॉक हमारा इशू हो जाएगा। जब 200 में से 150 यूनिट इशू कर दी गई हैं, तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा 4 मार्च को, 50 यूनिट का। 50 यूनिट किस रेट पे आएंगी, 200 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आएंगी, अर्थात हमारे पास 10,000 का बैलेंस शेष बचेगा। उसके बाद अगली एंट्री में आ जाइए। अगली एंट्री हमारी 6 मार्च को। 6 मार्च को क्या किया गया है, पुनः 200 यूनिट 220 रुपये के हिसाब से क्रय की गई हैं। तो इसकी एंट्री किस साइड आ जाएगी, रिसिप्ट साइड आ जाएगी। रिसिप्ट में एंट्री आ जाएगी 200 यूनिट 220 रुपये के हिसाब से। टोटल अमाउंट हो जाएगा 44,000। बैलेंस हमारा कितना हो जाएगा, पहले की 50 यूनिट हमारे पास बैलेंस में उपलब्ध थी, वो रहेंगी, प्लस जो 200 यूनिट अभी हमने क्रय की गई हैं वो भी उसमें जोड़ दी जाएंगी। तो 50 यूनिट हमारे पास बैलेंस में रहेंगी 200 रुपये के हिसाब से 10,000 की, और 200 यूनिट रहेंगी हमारे पास 220 रुपये के हिसाब से 44,000 की। तो टोटल हमारा बैलेंस हो जाएगा 54,000 रुपये। फिर अगली एंट्री आ जाइए 10 तारीख को। 10 तारीख को क्या किया हमने, 100 यूनिट इशू करी हैं। तो यहाँ हम कौन सी मेथड उपयोग कर रहे हैं, फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब जो स्टॉक हमने सबसे पहले क्रय किया है उसको हम सबसे पहले इशू करेंगे। 100 यूनिट हमें इशू करना है, तो 50 यूनिट हमारे पास 200 रुपये के हिसाब से पहले से बैलेंस में उपलब्ध था, तो 50 यूनिट हमारी 200 रुपये के हिसाब से इशू हो जाएंगी। शेष 50 यूनिट हमारी 220 रुपये के हिसाब से इशू हो जाएंगी। बैलेंस हमारा कितना बचेगा, 200 में से 50 यूनिट इशू हो चुकी हैं और 50 पहले की यूनिट पूरी इशू की जा चुकी हैं। तो शेष बैलेंस हमारे पास बचेगा 150 यूनिट का। 150 यूनिट किस रेट पे बैलेंस बचेगा, 220 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। बैलेंस हमारा हो जाएगा 33,000। अगली एंट्री हमारी 16 तारीख को। 16 तारीख को क्या किया गया, हमने पुनः हमने 200 यूनिट क्रय करी हैं। किस रेट पर क्रय की हैं, 210 रुपये के हिसाब से। तो हमारा रिसिप्ट साइड की एंट्री आ जाएगी 200 यूनिट 210 रुपये के हिसाब से, अर्थात 42,000 का बैलेंस ऐड हो जाएगा। टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा हमारा 16 मार्च को, 150 यूनिट हमारे पास पहले से उपलब्ध थी 220 रुपये के हिसाब से, और 200 यूनिट 210 रुपये के हिसाब से और हमारे बैलेंस में ऐड हो जाएंगी। इसके बाद अगली एंट्री क्या है हमारे पास, हमने 18 मार्च को 220 यूनिट इशू करी हैं। तो इशू में क्या हो जाएगा, हम फीफो मेथड का उपयोग कर रहे हैं। फीफो में जो सबसे पहले सामग्री क्रय की जाती है उसको हम सबसे पहले इशू कर देते हैं। तो 150 यूनिट हमारी 220 रुपये के हिसाब से इशू हो जाएंगी। शेष 70 यूनिट हम जो हमारे पास लेटेस्ट स्टॉक है बैलेंस में उसको इशू करेंगे 210 रुपये के हिसाब से। हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 150 यूनिट जो हमारी पहले की थी वो पूरी इशू की जा चुकी हैं, और 200 में से 70 यूनिट और इशू की जा चुकी हैं। तो बैलेंस हमारे पास बच रहा है 130 यूनिट का 210 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी 24 मार्च को। 24 मार्च को हमने क्या किया है, 150 यूनिट पुनः क्रय की हैं। किस रेट पे क्रय की हैं, 230 रुपये के हिसाब से। तो ये हमारे रिसिप्ट साइड में आ जाएगा 230 रुपये के हिसाब से 150 यूनिट, और हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा 130 यूनिट 210 रुपये के हिसाब से पहले से हमारे पास बैलेंस में उपलब्ध था, और 150 यूनिट जो हमने 230 रुपये के हिसाब से क्रय की हैं वो भी हमारे बैलेंस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद 25 तारीख को क्या किया हमने, 190 यूनिट
पुनः इशू करी हैं। यहाँ हम फीफो मेथड का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें जो पहले स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है उसको पहले इशू करना है, उसके बाद दूसरा स्टॉक इशू किया जाना है। 130 यूनिट जो 210 रुपये के हिसाब से था उसको हम सबसे पहले इशू कर देंगे, और शेष 60 यूनिट हम जो लेटेस्ट स्टॉक था हमारे पास 230 रुपये के हिसाब से उसको हम इशू कर देंगे। और हमारे पास 25 मार्च को बैलेंस कितना बचेगा, 90 यूनिट 230 रुपये के हिसाब से, और टोटल बैलेंस कितना बचेगा 20,700 का। इसके बाद लास्ट एंट्री हमारे पास दी गई है 30 यूनिट इशू की। 28 तारीख को हमने पुनः 30 यूनिट इशू किए हैं। किस रेट पर इशू किए जाएंगे, जो हमारे पास बैलेंस उपलब्ध है। बैलेंस किस रेट पर उपलब्ध है, 230 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। तो 30 यूनिट हमारे 230 रुपये के हिसाब से इशू कर दिए गए हैं 6,900 के। और हमारे पास बैलेंस कितना शेष बचेगा, 30 यूनिट इशू की जा चुकी हैं, 90 यूनिट हमारे पास बैलेंस उपलब्ध था, उसमें से 30 हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास बैलेंस बच रहा है 60 यूनिट का। 60 यूनिट का बैलेंस किस रेट पे बच रहा है, 230 रुपये के हिसाब से। और टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 13,800। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ये स्टॉक का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो इस माह का क्लोजिंग में रहेगा। इसके माध्यम से हमने समझा कि फीफो मेथड का उपयोग करते हुए हम स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कैसे प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।